हेलो हाय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम फोर्थ सेम स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो कि एसबीटी झारखंड से सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे स्टूडेंट्स के सिलेबस पे बेस्ड है, लेकिन इसमें जो टॉपिक कवर करा जाएगा वो जेयूटी से बीटेक कर रहे स्टूडेंट्स के सिलेबस से भी बिलोंग्स करता है। तो इस लेक्चर में हम जो कवर करेंगे वो है 7th चैप्टर, आपके डिप्लोमा के सिलेबस के एकदम टू द पॉइंट है। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ओनली 2 थिंग्स, 7.1 एंड 7.2। 7.1 में है इंट्रो एंड साइन कन्वेंशन, 7.2 में है आपका कैरी ओवर फैक्टर, स्टिफनेस फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इन्हीं चीज़ों को समझने के बाद मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का जो प्रॉब्लम्स होता है इसी से फ्रेम होता है, और ये चीज़ समझ जाने के बाद, ये सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाने के बाद न्यूमेरिकल्स जो है बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो फर्स्ट है इंट्रो में ऐसे ही बता देता हूँ। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नाम से ये स्पष्ट है कि इसमें जो भी प्रॉब्लम आएंगे कंटिन्यूअस जिनके 2 स्पान और 3 स्पान और मोर देन 3 स्पान, तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे हर एक सपोर्ट्स का इंड का जब हमें क्या करना होता है, इंड मोमेंट निकालना होता है, तो उसे हम बैलेंसिंग करेंगे। फिर आपका वो बैलेंसिंग करेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, कैरी ओवर मोमेंट, ये सभी यूज करके जो है हम सभी सपोर्ट्स एंड इंड का हम फिक्स्ड इंड मोमेंट निकालते हैं। इसमें हम जो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे वो है देयर आर फॉलोइंग्स साइन कन्वेंशन इज यूज्ड ड्यूरिंग सॉल्विंग प्रॉब्लम। जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होंगे जो इस तरह का इफेक्ट देगा, इस तरह का मूवमेंट देगा, तो वो जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर नेगेटिव। जो भी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स डेवलप करेंगे तो उस मूवमेंट को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, बस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा 7.2, उसका जो पहला टॉपिक है वो है कैरी ओवर फैक्टर। तो कैरी ओवर फैक्टर जानने के पहले हम जानेंगे कि कैरी ओवर मोमेंट होता क्या है। तो जैसा कि आप बॉटम में जो फिगर दिया हुआ है उससे आप देख रहे हैं कि अगर कोई मेंबर हो, ये देखिए ये मेंबर ए बी है, ठीक है। इस मेंबर के उस एंड पे जहाँ पे रोटेशन एलो हो, दैट मीन्स हिंज सपोर्ट हो उस एंड पे या फिर रोलर सपोर्ट हो, जहाँ पे रोटेशन एलो हो वहाँ पे अगर हम कोई मोमेंट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एम मोमेंट अप्लाई किया गया, तो इसके प्रभाव में, इसके इफेक्ट में जो अदर एंड है इस मेंबर का, बी एंड, जो कि फिक्स्ड एंड होगा, फार एंड जो कि फिक्स्ड एंड होगा, तो यहाँ पे मोमेंट अप्लाई करने के कारण यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मोमेंट डेवलप्ड होगा। तो इस डेवलप्ड मोमेंट को जो जिस मेंबर के एक एंड पे जहाँ पे एम मोमेंट अप्लाई किया गया है, जहाँ रोटेशन अलो हो, फार एंड अगर फिक्स्ड एंड हो, तो इसके प्रभाव में यहाँ पे जो मोमेंट डेवलप्ड होगा उसे हम बोलेंगे कैरी ओवर मोमेंट। तो यहाँ पे क्या एम क्या है, अप्लाइड मोमेंट है, एंड एम डैश क्या है, कैरी ओवर मोमेंट है। आपका जो सिंपल डिफिनेशन है वो भी लिखा हुआ है। अब हम जानेंगे कैरी ओवर फैक्टर। तो कैरी ओवर क्या है, कुछ नहीं है, बस जो है जो कैरी ओवर मोमेंट था हमारा, ठीक है, एंड आपका जो अप्लाइड मोमेंट था, दोनों का रेशियो है। दिस में भी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ कैरी ओवर मोमेंट टू द अप्लाइड मोमेंट, ठीक है। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड केसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे जो कि न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज होता है। तो आपके सामने कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं कि ऐसे सिचुएशन में कैरी ओवर फैक्टर हमारा क्या होगा। तो फर्स्ट के जो 2 केसेस हैं, इन्हीं 2 को हम यूज़ करके जो है न्यूमेरिकल्स में आपके जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो भी प्रॉब्लम दिया गया है, वो फर्स्ट का 2 कंडीशन को ही हम यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसे ध्यान से समझें कि अगर एक ऐसा मेंबर हो जिसका एक एंड हिंज है और एक एंड फिक्स्ड है, और अप्लाई हम जो है
जो हिंज सपोर्ट है वहाँ पे हम अगर मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं और इसका फार एंड अगर फिक्स्ड हो तो कैरी ओवर मोमेंट जो हमारा हो जाएगा दैट मीन्स m' अपॉन m जो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। यानी कि इधर जो है 20 किलो न्यूटन का अगर मोमेंट डेवलप होता है तो वहाँ पे जो है हाफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर ऐसा मेंबर है जिसका एक एंड हिंज है, दोनों एंड हिंज है, एक एंड हिंज है या एक एंड रोलर है, और हम जो है एक एंड पे हम मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो अदर एंड फार एंड अगर हिंज सपोर्ट रहे तो वहाँ पे आप जान रहे हैं कि जो हिंज सपोर्ट रहता है वहाँ पे किसी तरह का कोई मूवमेंट रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो यह इसका जो कैरी ओवर फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो इन्हीं दो को हम यूज करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट किए देता हूँ कि अगर फार एंड फिक्स्ड एंड हो तो कैरी ओवर फैक्टर शुड बी इक्वल टू 1/2 एंड फार एंड अगर हिंज सपोर्ट या रोलर रहे तो उस केस में कैरी ओवर फैक्टर जो हमारा हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फार एंड फिक्स्ड है लेकिन बीच में इंटरनल हिंज अगर दे दिया है तो हिंज का पोजीशन जो है मान लीजिए कि जिस एंड पे हम मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से a डिस्टेंस पे है। ठीक है, और जो फिक्स्ड एंड है उससे b डिस्टेंस पे है, तो यहाँ के लिए कैरी ओवर फैक्टर जो हो जाएगा आपका a/b हो जाएगा। इसका हम यूज करेंगे नहीं, बस फॉर द नॉलेज के लिए मैं दिया हूँ, लेकिन इन्हीं दोनों का हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका 7.2 का वो है स्टीफनेस फैक्टर। तो स्टीफनेस फैक्टर होता है क्या है कि जब भी हम किसी मेंबर के किसी एंड पे अगर हम मोमेंट अप्लाई कर रहे हो या फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो कितना स्टीफ है वो डिपेंड करता है कि यूनिट अगर हम रोटेशन इफेक्ट डाल रहे हैं, अगर हम मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट फिगर में दिया हुआ है, अगर हम मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट रोटेशन होने में जो मोमेंट लगेगा दैट्स कॉल्ड स्टीफनेस। इस केस में फर्स्ट वाले के केस में तो मान लीजिए कि ए मोमेंट अप्लाई किए तो थीटा जो है रोटेशन हुआ, तो यूनिट रोटेशन होने में कितना मोमेंट अप्लाई करना पड़ा होगा m/θ। तो दिस इज द स्टीफनेस ऑफ दिस मेंबर। एंड इस केस में कि हम W किलो न्यूटन का अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये डेल डिफ्लेक्शन हुआ है तो यूनिट डिफ्लेक्शन होने में क्या फोर्स अप्लाई किया गया होगा, तो उसे हम टोटल जो डिफ्लेक्शन हुआ उससे हम डिवाइड कर देंगे तो वो मिल जाएगा। तो K बराबर क्या हो सकता है आपका, स्टीफनेस बराबर m/θ और W/डेल। यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ा उसे हम बोलते हैं स्टीफनेस ऑफ दैट मेंबर। तो इसमें स्टीफनेस ऑफ द बीम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जिसका हमें ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग हम यूज करेंगे। तो इसमें मेनली दो केस हैं, एक है कि जब फार एंड फिक्स्ड एंड हो, है ना, और जब किसी मेंबर का फार एंड जो है हिंज हो। तो जब फार एंड फिक्स्ड एंड हो तो इस केस में ऐसा स्टीफनेस ऑफ मेंबर AB इक्वल्स टू हो जाएगा 4EI/L, where L is the length of this member। जब फार एंड एज ए फिक्स्ड एंड हो तो स्टीफनेस ऑफ दिस मेंबर AB इक्वल्स टू 4EI/L। बट जब फार एंड हिंज सपोर्ट हो तो स्टीफनेस ऑफ मेंबर AB इक्वल टू हो जाएगा 3EI/L, जहाँ पे E जो है समझ रहे हैं आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंड L लेंथ ऑफ द मेंबर जिसका आप स्टीफनेस फाइंड आउट कर रहे हैं, एंड K स्टीफनेस ऑफ दैट मेंबर। तो इसे हम प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हम यूज करेंगे, तो इसे अच्छी तरह से ध्यान में रखें। इस लेक्चर का नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है।
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एक अलग से टेबल भी हमें बनाना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमें इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता क्या है। कि तो इसे मैं फिगर से समझाऊंगा। डिफिनेशन आपके सामने रखा है। आफ्टर फिगर से समझाने के बाद आप डिफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसा कि इस फिगर में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक जॉइंट है ओ, और उस पर ढेर सारे नहीं 4 मेंबर जो है मीट कर रहे हैं। मेंबर जो है आपका एक है ओ ए मेंबर, एक ओ बी, ओ सी, ओ डी। ये 4 मेंबर इस जॉइंट पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक मोमेंट अप्लाई किया गया एम। तो जो मोमेंट एम अप्लाई किया गया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि टोटल का टोटल मोमेंट जो है किसी एक मेंबर के द्वारा ही बियर किया जाएगा या शेयर किया जाएगा। ये अप्लाइड मोमेंट चारों के द्वारा कुछ कुछ फ्रैक्शन ऑफ दिस मोमेंट जो है शेयर किया जाएगा, है ना। तो मान लीजिए कि इसके द्वारा मेंबर ओ ए के द्वारा जो मोमेंट शेयर किया गया वो है एम ओ ए, इसका मैंने नाम दिया। उसी प्रकार सभी का आप दे सकते हैं एम ओ बी, एम ओ सी, एम ओ डी, ठीक है। तो सभी के द्वारा जो है, सभी मेंबर के द्वारा ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी के द्वारा इस अप्लाइड मोमेंट का जो इस जॉइंट पे अप्लाई किया गया था, तो इस अप्लाइड मोमेंट का फ्रैक्शन ऑफ पार्ट जो है इसका शेयर किया गया। तो किसी भी मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसी भी मेंबर का क्या होगा? मान लीजिए ओ ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा? तो ओ ए मेंबर के द्वारा जो मोमेंट शेयर किया गया, जो मोमेंट लिया गया, ठीक है, तो वो अपॉन अप्लाइड मोमेंट एट दैट जॉइंट, ठीक है, इस जॉइंट पे जो अप्लाइड मोमेंट किया गया है वो। उसी प्रकार सभी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा कि उसके द्वारा क्या मोमेंट शेयर किया गया एंड इस जॉइंट पे क्या मोमेंट अप्लाई किया गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ओ बी क्या हो जाएगा? मोमेंट शेयर्ड बाय ओ बी। उसी तरह से ओ सी का मोमेंट शेयर्ड बाय ओ सी, मोमेंट शेयर्ड बाय ओ डी। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। लेकिन जो हम न्यूमेरिकल में जो हम यूज़ करेंगे जो मेथड का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ एनी मेंबर शुड बी इक्वल टू स्टीफनेस ऑफ द मेंबर अपॉन सम ऑफ स्टीफनेस ऑफ ऑल द मेंबर मीटिंग एट दैट जॉइंट, ठीक है। तो मान लीजिए ओ ए का हमें स्टीफनेस, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो ओ ए का जो स्टीफनेस होगा, मान लेते हैं के से स्टीफनेस को दिखाते हैं, तो स्टीफनेस ऑफ ओ ए के ओ ए है, ठीक है, अपॉन इस जॉइंट पे जितने भी मेंबर मिल रहे हैं सभी का स्टीफनेस का योग, एडिशन, सम। तो सम क्या हो जाएगा? के ओ ए प्लस के ओ बी प्लस के ओ सी प्लस के ओ डी। फिर से मैं एक बार रिपीट किए देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ मेंबर मीटिंग एट अ जॉइंट शुड बी इक्वल टू स्टीफनेस ऑफ दैट मेंबर अपॉन सम ऑफ स्टीफनेस ऑफ ऑल द मेंबर मीटिंग एट दैट जॉइंट, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को जितने भी इस लेक्चर में टॉपिक्स कवर किए गए वो सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और तो अगर समझ आया तो आप मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि 4 सेम का जो है मैं जल्दी से जल्दी जो है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जितना भी सिलेबस है वो मैं कवर कर सकूं। इसके लिए मुझे थोड़ा एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आपके लाइक, कमेंट्स